अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। हुमायूं अब्दुल्ला के साथ। और क्या हाल है? अच्छा, कल वाज अ हैवी डे और आपको पता है कि अभी तो हमने शो स्टार्ट ही किया था, हम बात ही कर रहे थे और उसके बाद एक कराची यूनिवर्सिटी पे उससे पहले ही हो चुका था एक्चुअली वी वर जस्ट गेटिंग ऑल द डिटेल्स एट दैट मोमेंट। और जैसे जैसे डिटेल्स आई हैं वो और ज़्यादा शॉकिंग सिनेरियो जो था, जो इन इटसेल्फ ही बहुत शॉकिंग है फॉर समथिंग लाइक दिस टू हैपन इन अ यूनिवर्सिटी इन कराची, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर डिटेल्स जो जान से गए उनकी डिटेल जो आई, ड्राइवर का आप बता रहे थे, मैं ड्राइवर का बता रहा था, बिग फैमिली, और सर्टनली सुसाइड बॉम्बर की डिटेल भी आई, और एक पढ़ी लिखी खातून जिसके अपने 2 बच्चे भी हैं, शादीशुदा है। सर्टनली हमें बहुत सारे पहलुओं पर इस मामले पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि कैसे मामलात यहाँ तक पहुँच गए। दूसरा, ड्राइवर जो शहीद हुआ इस हमले में 2016 से इन चीनी असातिज़ा के साथ वो ड्यूटी दे रहा था। उसके 7 बच्चे हैं जिनमें 5 बेटियाँ हैं और 2 बेटे शामिल हैं, और वो 7 बच्चे यतीम हो गए हैं। और बात यह है कि जो भी किसी का मिशन हो और कोई जो भी हो, दैट इज़ डिबेटेबल एंड दैट कैन बी टॉक्ड अबाउट, लेकिन जो इनोसेंट लोग मारे जाते हैं उनका भी तो अजाला होना चाहिए ना। उनके बारे में कोई सोचता है बिफोर प्लानिंग ऑल ऑफ दिस? इनोसेंट लोगों के कातिल को कातिल ही कहा जा सकता है, दहशतगर्द ही कहा जा सकता है, इसके लिए और कोई टर्म या और कोई नाम हो नहीं सकता। खैर, ये तमाम बातें तो हमने करनी ही हैं, और भी इसके अलावा बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। बाय द वे, 21 रोज़ से ज़ायद हो चुके हैं। पंजाब जो पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, एक शदीद सियासी और इंतज़ामी बहरान का इस वक्त शिकार इसलिए है क्योंकि ऑल्दो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि कल तक लाजमी है कि नए मुंतखब शुदा वज़ीर आला की हलफ बर्दारी का एहतमाम किया जाए। गवर्नर और सदर पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि ये फैसला जो है वो फैक्स करें आज ही, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब भी नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल आपने सही बात इसलिए कही क्योंकि जब कोई कल होता जा रहा है, काफी देर से ये मसला चला हुआ है। अड़ जाए कि हमने आईन और कानून की परवाह नहीं करनी और हमने अपने शॉर्ट टर्म सियासी मफादात को मद्देनजर रखना है, तो फिर उसका आप क्या ही बिगाड़ सकते हैं। इस पे डिटेल में बात करते हैं। एक बड़ा मायूब सी एक बात लगी मुझे कि इमरान खान साहब अभी कुछ देर पहले तमाम ही चैनल्स पे बराह रास्त ऐवान इकबाल लाहौर में वो अपने कारकुनों से खिताब कर रहे थे, और जब वो तमाम पाकिस्तान के छोटे बड़े मीडिया हाउसेस के चैनल्स पर बराह रास्त थे तो उन्होंने इरशाद किया कि उनका मीडिया पे ब्लैकआउट चल रहा है। हाँ। और उन्होंने एक और चैनल को खिराज तहसीन पेश किया, और ये बात वो तब कर रहे थे जब जियो न्यूज़ ने 3 बजे की हेडलाइन रोक के रखी हुई थी क्योंकि इनका खिताब चल रहा था। बहुत अजीब सी बात है। और अब प्लीज़ जो इनके फॉलोअर्स भी हैं, चलो इनको फॉलो नहीं करते लेकिन एटलीस्ट सुन रहे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इक्वल आपको चांस देना हर किसी को, वो ये हकायक ज़रूर देखा करें कि जब खान साहब बहुत सी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स करते हैं तो उसकी रियलिटी क्या होती है। मतलब जिस वक्त वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे, ये स्टेटमेंट इन इटसेल्फ न्यूज़ चैनल्स पे थी उस वक्त, लाइव और पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े न्यूज़ चैनल्स पे थी उस वक्त, बराह रास्त चल रही थी। और इसलिए ये कह देना कि जब मीडिया पे ब्लैकआउट चल रहा है, ये आप शायद चाहते हैं कि ऐसा हो, ये आपकी शायद विश हो कि ऐसा होगा, लेकिन वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू, और ऑब्वियसली बिल्कुल ब्लैकआउट का कोई चक्कर ही नहीं है। और पता है क्या, मुझे लगता है कि इन्हें लगता है कि 24 घंटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबरें ना चलाना, जैसा कि एक और हमारा साथी चैनल चलाता है, वो ब्लैकआउट के इनको लगता है जुमरे में आता है। सो अगर सबकी आप खबरें चलाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को लगेगा कि हमें तो ब्लैकआउट कर रहे हैं। अगर सिर्फ इनकी खबरें चलाएंगे तब ये थोड़े मुतमईन होंगे, पूरी तौर पर मुतमईन करना तब भी मुश्किल काम है। मेंशन वैसे ही करना चाह रहे थे, और मेंशन करते करते शो का आगाज भी इन्हीं से हो गया, देखे जरा। लेकिन बात करते हैं अब हमजा शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी की। तो आपको बताएं कि हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला आ गया है। गवर्नर पंजाब को पाबंद किया गया है कि कल तक खुद या किसी नुमाइंदे के ज़रिए जो है ये मुंतखब जितने भी नुमाइंदे हैं उनके हलफ उठा लिया जाए, से हलफ लिया जाएगा। बिल्कुल उनसे बिल्कुल लिया जाए। और अदालत ने फैसले में इजहार नाराज़गी भी किया है कि 25 दिन से पंजाब में हुकूमत नहीं है। नौ मुंतखब वज़ीर आला की हलफ बर्दारी में ताख़ीर आइन के खिलाफ है, ये उनका खिलाफ आइन लाहौर हाई कोर्ट ने करार दी है। तमाम तर सूरत हाल हाई कोर्ट ऑफिस आज ही अदालती फैसला सदर और गवर्नर को भेजे। गुज़श्ता रोज़ भी दौरान समात चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस समीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए थे कि अदालत ने सदर को याद कराया कि आप रियासत के सरबराह हैं,
शायद उन्हें समझ में नहीं आ रही बात। अदालत को ये बता दें कि क्या सदर इसे हल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सदर को एहसास नहीं हो सका कि सूबे का क्या करना है तो कोई और फैसला करके भेज देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में वाज़े तौर पर बता दिया कि अदालती हुक्म पर अमल ना करके सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब आइन शिकनी कर रहे हैं और मुंतखब वज़ीर आला जो हैं हमजा शहबाज कहते हैं कि सदर मुमलिकत और गवर्नर होश के नाखून लें। अच्छा जी, तो इसी पे हमने बात भी करनी है और मुनीफ फारूक इज विद अस और वो हमें ज़रा समझाएंगे कि एक्चुअली इधर इतनी देर कैसे हो सकती है। मुनीफ, पहले तो ये बता दें, ये बात कहना, रिमाइंड करना सदर को कि वो सदर हैं और सिर्फ पार्टी लीडर और पार्टी हेड नहीं है, ये हमने स्पीकर के केस में देखा, प्रेसिडेंट के केस में देखा, इस वक्त हमजा शहबाज की ओथ टेकिंग नहीं की जा रही उसके केस में देखा। कुछ पाबंद इन शख्सियात को भी किया जा सकता है कि जब आप मुंतखब हो ही जाते हैं इस इंस्टीट्यूशन में या फिर आप सदर बन जाते हैं, जो भी आपको मिलता है एक्कोलेट, आपको उसको फॉलो करना है, नॉट योर पार्टी लाइन। इसकी भी कोई रूलिंग हो सकती है कि नहीं? बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, वैसे तो जो सदर का दफ्तर है या जो गवर्नर का जो ऑफिस है, वो फ्रैंकली अगर देखा जाए वो ऑफिस ऐसे होते हैं जो कि किसी सियासी जमात के मैनिफेस्टो को बढ़ाने के लिए या उसको तकवीत देने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, ना ही किसी एक सियासी जमात के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। ये रियासत के दफातर होते हैं और उनमें रियासती अमूर या स्टेट बिजनेस को ही आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन जिस तरह से आरिफ अलवी साहब ने बहैसियत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है या अपनी पार्टी के जो प्रेफरेंसेस हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश की है, तो मजबूरन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब एक पिटीशन फाइल कर दी गई, जाहिर बात है अदालत को तवज्जो इस तरफ दिलाई गई। तो ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी एक ऑर्डर एडवाइस अगर मैं कहूँ और एक्सपेक्टेशन थी अदालत की कि सदर मुमलिकत अपने आइन के मुताबिक ओहदे का हल्फ करवाएंगे, जो CM इलेक्ट है उनका, और गवर्नर को भी इस हवाले से बोलेंगे। आर्टिकल 255 बड़ा क्लियर है कि अगर कोई शख्स जिसने हल्फ लेना है वो अवेलेबल नहीं है तो फिर किसी और शख्स को नॉमिनेट किया जा सकता है। प्रेसिडेंट साहब को ये करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इसके ऊपर को अपना लेटर लिख के भेज दे कि जी मैं समझता हूँ कि जो इंतखाब हुआ है CM इलेक्ट का या चीफ मिनिस्टर पंजाब का वो दुरुस्त नहीं हुआ, उसमें ये बेकायदगी थी या ये बेज़ाब्तगी थी। गवर्नर के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। कल यही बात मैं भी पूछता रहा, आज अदालत के अंदर भी ये बात हुई और आज बहुत से जो कानूनदान हैं जो कि टिल्ट रखते हैं वाज़े तौर पर तरीके इंसाफ को, वो ये इस बात पर बड़े खफा है कि अदालत ने सदर मुमलिकत को क्यों ये एडवाइस किया है कि आप इस ओथ को एडमिनिस्टर करवाएं। सॉरी टू इंटरप्ट यू मुनीब, लेकिन सर्टनली वो टिल्ट रखते हैं तो इसलिए उन्हें वो खफा भी हैं इस बात पे, लेकिन उन्हें ये इदराक भी होना चाहिए कि मामला अदालत में जाने की नौबत क्यों आई। तो वो नौबत तो इन तमाम लोगों ने मिलकर ही क्रिएट की ना, वो सारा सर्कमस्टेंशियली अगर हो गई और उम्मीद तो यही है कि हो जाएगी। तो मुनीब इस पे जरा मजीद उस डिटेल पे बात करेंगे। हमारे पास बड़े खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, तो विदाउट फर्दर अडू हम उनसे आपका तारुफ भी कराते हैं और वो क्यों आए हैं वो आपको बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम आपस में भी बात कर रहे थे कि हम जिधर भी देखें ना उधर माशाल्लाह एक तो हमारे यहाँ अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि बंदे को एट टाइम समझ नहीं आता कि किधर किधर चैरिटी दे। लेकिन माशाल्लाह ऐसे साहिब इस्तिताअत और साहिब हैसियत लोग भी हैं जो इन मल्टीपल एवेन्यूज़ पे अपनी मदद दे सकते हैं और ऐसा ही एक एवेन्यू, ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन जो दिल के आरज़े में बच्चे पैदाइशी तौर पर जो इस आरज़े में मुब्तला होते हैं उनके इलाज मुआलजे, उनकी सर्जरीज़, उनकी ज़िंदगी को बेहतर और नॉर्मल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और इस के ब्रांड एम्बेसडर कह लें, इसका फेस कह लें, या इसमें बड़ा अपना हार्ट एंड सोल इन्होंने पुट किया हुआ है। हमारे लेजेंड, लिविंग लेजेंड मिसबाह उल हक हमारे साथ मौजूद हैं और इसके वॉलंटरी CEO फरहान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो सर आपसे स्टार्ट करते हैं फरहान अहमद साहब कि आप हमें पहले तो एक्सप्लेन कर दें कि पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन की ज़रूरत किस तरह पड़ी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया। ये जी बात है 2010 की। मेरी छोटी बेटी आयशा वो एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा हुई। अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रखी थी हमारे साथ एग्जैक्टली वो 2 साल 10 माह 3 दिन रही। वो जो टाइम था ना उसमें जो हॉस्पिटल के चक्कर, डॉक्टरों से मिलना, फिर उनका एक प्रोसीजर हुआ, वो ठीक हो गई, फिर हमें लगा सब सही हो गया। तो वो टाइम था जिसमें ये बात तय हुई कि भाई ये इशू जो है ना दिस बियॉन्ड आवर फैमिली। तो फिर बस वक्त हमने फाउंडेशन का आगाज़ रखा। आयशा ज़िंदा थी
तो हमने बच्चों के इलाज शुरू किए। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, और ख़ासतौर पे इंसान का अपना कोई तजुर्बा उसमें हुआ हो तो उसमें तो और भी ज़्यादा दिल जाता है, इमोशनल कनेक्शन भी एक और लेवल का होता है ना। मिसबा साहब, मिसबा भाई, आपने कैसे ये सोचा, क्योंकि आप अपना भी एक अस्पताल बनाने का सोच रहे थे मियाँ वाली में अपने इलाके में, उसके बाद आप ये पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन से कैसे मंसूब हो गए? अचानक से मुलाकात हुई, आपने भी कोई इंसिडेंट देखा करीब से क्या? ये सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ हमेशा अल्लाह का कि उन्होंने, अल्लाह की रहनुमाई के बगैर आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और मैं इस कॉज से एसोसिएट हुआ, और किस तरीके से मैं इस एसोसिएट हुआ, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिनकी बेटी पैदा हुई इस मर्ज़ के साथ, और एट दैट टाइम फर्स्ट टाइम 2016-17 में आई गॉट टू नो अबाउट CHD। उससे पहले यही सोचते थे कि बच्चों का भी वैसे ही मामला होगा, दिल की बच्चों में कहाँ से कोई बीमारी होती नहीं होगी, कभी सुना ही नहीं था क्योंकि आसपास कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जब वो हुआ और डायग्नोसिस से लेके फिर ऑपरेट हुआ, और फिर सारे वो मसले जो नॉर्मली पाकिस्तान में पेश आते हैं, वो सारी मुश्किलें, वो मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस की। और उसी सारे उसमें मैं फरहान भाई के साथ मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पे तो सिर्फ 8 पीरियाडिक कार्डिक सर्जन्स हैं, 30 कार्डियोलॉजिस्ट, जबकि 60,000 बच्चा हर साल पैदा होता है, 20,000 को इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत होती है। हम 3 से 4,000 के बीच में सर्जरीज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कैटर नहीं कर सकते। तो क्या 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 बनेगा यहाँ पे? तो वो सारा जब स्नैरियो देखा और उन्होंने फिर अपने कॉज के बारे में बताया, तो आई थॉट कि पहले मैं जो वो मियाँ वाली में सोच रहा था हॉस्पिटल का या कुछ काम करने का, आई थॉट कि ये पाकिस्तान का मसला है, ये बड़ा मसला है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन का मसला है, तो हमें सबसे पहले इस तरफ तवज्जो देनी है और कोशिश करने की एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पाकिस्तान में बनाया जाए, जो कि ना सिर्फ ये सर्जरीज़ हो सकें, बच्चों को हम कैटर कर सकें, बल्कि हम जो कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल है या जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है हमारे कि जितना जल्द से जल्द हम ये इंस्टीट्यूट बनाएं। वरना हर रोज़ जो हम ये लेट हो रहे हैं, बड़ा एक लंबा प्रोसेस है सर्जन्स बनने में, और बड़ा एक लंबा प्रोसेस है कार्डियोलॉजिस्ट। मैं तो ये सोच रहा हूँ 8-9 हैं तो कैसे, मतलब हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है इससे। सर्जन्स हमारे हार्ट में जो आप लोग बता रहे हैं, ये दिस इज़ अ प्रीटी वाइड स्प्रेड मेडिकल कंडीशन इन पाकिस्तान। तो होता क्या है अब? ये पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, आपकी तो फाउंडेशन है फरहान साहब, तो पीपल कम टू यू या आपको पता चल जाता है फिर वो अपने शहरों में ही उनका इलाज होता है? हाउ डज इट वर्क आउट? जी, हमने ना जितने भी पीडियाट्रिक कार्डिक सर्जन हैं पाकिस्तान में और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई हुई है कि भाई जब भी कोई डिज़र्विंग बच्चा जिसकी ट्रीटमेंट हो सकती है और फौरी इलाज की ज़रूरत है और उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं, तो आप उनसे हमारी फाउंडेशन से रब्ता करवा दें। तो वी डू ऑनलाइन, उनका इंटरव्यू हो जाता है, एलिजिबिलिटी डिसाइड हो जाती है, वो ज़कात एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर ज़कात एलिजिबल हैं तो उस फंड से उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। सो वी डोंट पे कैश टू द पेरेंट्स बट वी पे डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल। सो यू आल्सो असिस्ट इन द अपॉइंटमेंट्स एंड गेटिंग टू द राइट, करेक्ट, उनको सही जगह पहुंचाना, फिर उनका इलाज कराना, फिर उनको वापस की 15-20 दिन की दवाइयाँ दे देना। तो एक पूरा एक प्रोसेस है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो अभी तक कोई 2800 से ज़्यादा बच्चे इस फाउंडेशन के तवस्सुत से ऑपरेट हो चुके हैं अक्रॉस पाकिस्तान, और इस पर तकरीबन 1 अरब और 10 करोड़ रुपया लग चुका है। जी, लेकिन अब जो आपका प्लान है साहब, अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहें एक अस्पताल, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ भी तो नहीं है ना, हमारे पास मतलब चंद उंगलियों पे गिने जा सकते हैं जो हमारे पीडियाट्रिक हार्ट सर्जन्स हैं, ये जो फैसिलिटीज है। अब फैसिलिटी का होना भी तो ज़रूरी है। अगर इतनी हमारी ये बीमारी है मौजूद तो इसको इलाज की भी ज़रूरत है, और उसके लिए एक अच्छा अस्पताल, एक अच्छा सहूलत कार सेंटर होना चाहिए। उसमें आप डिफरेंस देखें, जैसे फरहान भाई ने अभी बताया कि आपने इतने पैसे लगाए 10 सालों में और 2800 बच्चों को आपने ट्रीट करा। जब अगर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम बना लेंगे तो उसमें 1 साल में हम 2000 बच्चों की सर्जरी कर सकते हैं। तो लुक एट द डिफरेंस कि वहाँ 10 सालों में एक काम किया, यहाँ आप 1 साल में 2000 बच्चों की सर्जरी करा सकते हैं। और दूसरी जिस बात मैंने पहले की, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है ह्यूमन कैपिटल, या जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। वो जब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्लस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जब ये बनेगा, तो वो फिर जो जब तक ये डॉक्टर्स नहीं बढ़ेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बढ़ेंगे, फिर आपका पैरामेडिक स्टाफ ट्रेन नहीं होगा, उस वक्त तक हमारे लिए बहुत मसला है।
हम लोग उनको स्प्रेड कर सकते हैं पूरे मुल्क में, डिफरेंट जगह पर डिपार्टमेंट्स हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में हम सब लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बगैर आपके लिए बड़ा मुश्किल है किसी चीज़ को पूरी तवज्जो के साथ और उस पर काम करना। तो इस हवाले से बहुत सबसे अच्छी बात है क्योंकि आप लोग कर रहे हैं कुछ अरसे से, ये तो शुरू हो गया है आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है ऑफ हाउ इट इज। साथ साथ ये भी बताइएगा फरहान साहब कि वैसे तो ये सवाल बनता नहीं है क्योंकि हम जो भी इस तरह और इस इंटेंशन के साथ स्टार्ट करते हैं उनका चलता भी है काम, लेकिन किस तरह चलता है ये है ज़रा कि क्या डोनेशंस आती हैं, फंड्स आते हैं, हाउ डज इट वर्क? जी एक तो जी जब शुरू से मेरा आईटी की कंपनी और बैकग्राउंड आईटी का है, तो हमने एक ऐसा निज़ाम बनाया है जितने भी जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल डोनर होते हैं हम उनको ना पूरी रिपोर्ट भिजवाते हैं कि बच्चा कहाँ का रहने वाला था, उसका टोटल ख़र्चा कितना आया, पेरेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया और करंट अभी उसकी जो है सेहत कैसी है, यानी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा एक ना ट्रस्ट डेवलप हो जाता है और वही डोनर रिपीटेडली फिर देते हैं। फिर हमारे हर लीडिंग बैंक अकाउंट में ज़कात का अकाउंट अलग है, डोनेशन का अकाउंट अलग है। हमारी फाउंडेशन शरिया कंप्लाइंट है क्योंकि लोग थोड़ा सा कंसर्न होते हैं भाई आपका जो ज़कात है वो मुस्तहिक तक पहुंचनी चाहिए, एंड वी आर वेरी पर्टिकुलर अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हो गया सिलसिला जो हमारा अभी तक का है कि लोग पैसे देते हैं, उससे हम बच्चों की हार्ट की ट्रीटमेंट करवाते हैं। जो हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है जी वो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, प्राइवेट एक यूनिवर्सिटी है लाहौर, उन्होंने हमें जगह अल्हम्दुलिल्लाह डोनेट की। अब हमने एक बड़ी प्रोफेशनल फर्म को इंगेज किया और तकरीबन 1 साल लगा हमें डिज़ाइन करने में कि हॉस्पिटल का फ़्लो कैसा होना चाहिए। फिर हमने यूएस के 2-3 बड़े सेंटर्स को विज़िट किया, उनसे कोलैबोरेट किया कि भाई उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हमें कि आपको एक ऐसा जो आईसीयू बनाने की ज़रूरत है जहाँ पेरेंट्स और बच्चा मेजॉरिटी टाइम इकट्ठा गुजार सके। तो इंशाल्लाह ये जो हमारे फैसिलिटी है ये पर्पस बिल्ड होगी। इसमें 30 आईसीयू के क्यूबिकल्स हैं, 30 बेड्स हैं। टोटल जो तखमीना है वो 2 अरब रुपया है। अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। अच्छा, बड़ी सेंसिटिवली आप लोगों ने इसको प्लान किया, बड़ा खासतौर पे बच्चों का बड़ा ऑलमोस्ट आधी रिकवरी तो ये होती है जब वो पेरेंट्स को देख सकें, कुछ मिल सकें। जी ऐसे ही है। और अभी हमारी सेकंड बेसमेंट कंप्लीट हो गई है जी। टोटल इसका 145,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है। इसमें 2 ऑपरेशन थिएटर होंगे, 2 इसमें कैथ लैब्स होंगी, एक हाइब्रिड लैब होगी, रिसर्च का फ्लोर अलग। फरहान साहब, और इसी मौके पर हम आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि आप दिल खोल कर पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन को अतियात दें। इनके ज़कात के अकाउंट, डोनेशन के अकाउंट अलग-अलग तमाम लीडिंग बैंक्स में मौजूद हैं। सो अगर आप ज़कात देना चाहते हैं ज़कात दीजिए, सदका खैरात देना चाहते हैं वो दीजिए। और मिसबा साहब बैठे हैं, फरहान साहब बैठे हैं, मतलब ये जो सिंसेरिटी है ना हमें यहाँ बैठकर महसूस हो रही है। आई एम श्योर आपको भी नज़र आ रही होगी, आपको भी इनकी बातों से लग रहा होगा कितने डेडिकेटेड है अपनी इस कॉज के लिए। मिसबा भाई, क्योंकि आप मौजूद हैं और हमारे पास टाइम कम है इसलिए हो नहीं सकता कि मैं आपसे इसके अलावा क्रिकेट से रिलेटेड कोई थोड़ी सी बात ना करूं। आपको पता है कि अब ज़रा सेटअप भी तब्दील हो रहा है। आप क्या समझते हैं, बाज़ ख़बरें हम तक भी पहुंचनी थी कि जो क्रिकेटर्स हैं वो ज़रा परेशान हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म होने की वजह से। एक तो आपकी राय जानना चाहता हूँ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अब चूँकि सेटअप तब्दील हो रहा है तो क्या पुराना सिस्टम वापस आना चाहिए या इसी को बेहतर करना चाहिए? अब रमीज़ राजा साहब को ही कंटिन्यू करना चाहिए या व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस ऑल दिस? देखिए, सबसे पहले जो डिपार्टमेंट क्रिकेट की आपने बात की, मैं तो पहले ही इमरान खान साहब से मिलने गया था। मैं हफीज़ अज़हर अली गए थे हम इस हवाले से, क्योंकि हम उस वक्त समझते थे कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो है, क्रिकेट नहीं स्पोर्ट्स बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। यहाँ पे फंड्स की फाइनेंशियली बड़ा मुश्किल है आपके लिए सर्वाइव करना। फेडरेशन उस तरीके से नहीं है, वो जो आप इलाकाई क्रिकेट कराते हैं या जो कुछ भी, वो पूरा बर्डन क्रिकेट बोर्ड पे होता है। फेडरेशंस के पास पैसे नहीं है। तो ये जो है डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट है या बाकी स्पोर्ट्स हैं, वो फाइनेंशियली आपके उस पूरे मॉडल को सपोर्ट करती हैं। आपके जो प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं और बहुत ज़्यादा टीमें थी, उनके लिए कोई ना कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पे वो खेल रहे थे, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट हो रही थी। तो मिसबा भाई, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात सुन के कन्विंस हो गया हूँ, क्योंकि सर्टनली आपका तजर्बा है और तजर्बा खान साहब का भी। आपने जब उनसे यही बात की और आप नहीं, आपके साथ कुछ और लोग भी गए थे, तो उनको आप कन्विंस नहीं कर पाए थे? उनको बस एक उनका शुरू से है कि नहीं, डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट नहीं होनी, डिपार्टमेंट्स की टीमें नहीं होनी चाहिए, उनको स्पॉन्सर करना चाहिए। जब पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन नहीं है। देखें, 4 साल हो गए आलमोस्ट इन टीमों को, डिपार्टमेंट्स की टीमों को बंद हुए। किसी एक डिपार्टमेंट में जो वो 1 या 1.25 अरब रुपया इन्वेस्ट कर रहे थे खाली क्रिकेट में,
1 रुपया नहीं आया हमारे सिस्टम में, बल्कि वो पैसे निकल गए उस सिस्टम से। तो वो जो एम्प्लॉयज़ थे, जो परमानेंट थे, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे थे, वो सारे आपने देखा पीछे कितनी मुश्किल में आ गए। जब तक आप उसके साथ कोई ऐसा सिस्टम खड़ा नहीं कर देते, उतने ही लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे, उनकी लुक आफ्टर करे, उस वक्त तक आप एक बने बनाए सिस्टम को मेरे ख्याल में नहीं छेड़ सकते। मुझे लगता है कि रीजनल क्रिकेट है या जो भी इलाकाई क्रिकेट है उसको आप करें, ये ठीक है, अच्छी चीज़ है, ग्रास रूट लेवल से आप उनको लड़कों मगर साथ साथ चला देते, एकदम से उसे खत्म नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, एक सेटअप आपका चल रहा था, एक अगर 4 डे का टूर्नामेंट हो रहा था और एक 1 डे का टूर्नामेंट विच इज़ नॉर्मली 1 मंथ या 2 मंथ्स, उनको आप चलने दें। ठीक है, आपके क्रिकेटर्स को ही फ़ायदा हो रहा है ना, आपकी उस गेम को फ़ायदा हो रहा है। तो लेट्स सी, मुझे लगता है वो प्रैक्टिकल था। आपके जो टॉप के प्लेयर थे, जाहिर है उनकी भी तो किसी ने लुक आफ्टर करनी है ना। आप नीचे ग्रास रूट लेवल पर डेवलप करेंगे, उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी एक जो इन्वेस्टमेंट थी, कंट्रीब्यूशन था, और हमने बात की कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है रीजनल लेवल पे, और उधर आपके पास वो चैनल्स उस तरीके से बिल्कुल, वहाँ से आप जो भी वो एसोसिएशंस या क्लब्स या जो भी प्लेयर निकालते हैं, रमीज राजा साहब को कंटिन्यू करना चाहिए। वैसे आपका क्या हाल है यार? देखिए, मुझे किसी के नाम से नहीं कोई फ़र्क पड़ता, रमीज़ राजा है। मैं हमेशा बात कहता हूँ कि जहाँ आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है ना, बार बार, लाइक ए स्पीड ब्रेकर है, कोई काम हो रहा है, सडनली फिर आपने एक चीज़ बनानी शुरू की, वहाँ तक गए, फिर आप रुक गए जी, वहाँ से उसको तोड़ गए, फिर नए सिरे से आप बनाना शुरू हो गए, तो वो क्या होता है, आपकी बेसिकली जो भी डेवलपमेंट है ना, वो स्लो होती है। मिस्टर भाई, मुल्क में भी यही मिसफॉर्च्यून चल रही है। एक्चुअली क्रिकेट की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला बिल्कुल आपने सही कहा कि चलते रहना चाहिए। लेके मैं आपसे जरूर जानना चाहता हूँ, 30 सेकंड सिर्फ लेंगे। मुल्क में जो डिवाइड आपको इस वक्त नजर आ रहा है, उस पर आप चूंकि लोग आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, हम लोगों को ये कहते हैं कि भाई आप अपनी सियासी इख्तिलाफ रख कर भी दोस्त रह सकते हैं, दूसरों के साथ दोस्तियाँ रिश्तेदारियाँ कायम रह सकती हैं आप। देखिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है, हम लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हम आज तक नहीं समझ पाए। हम कहते हैं कि जो मैं समझता हूँ या मैं सोचता हूँ वही ठीक है, तो ये जब तक हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी एक अपनी ओपिनियन है, मुझे उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं डिफरेंटली उसको देख रहा हूँ, हर बंदे की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। हम जो है ना, बस हम कहते हैं कि या तो ये आप मान लें या फिर लड़ाई है। तो इस चीज़ में जो है आपका सारा जो प्रोसेस होता है, डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम उस चीज़ की, तो अभी तक माना नहीं जा रहा, बस लड़ाई चल रही है, तो बस मानने की बहुत ज़रूरत है। कोई किसी की जब बात नहीं सुनेगा, ऑब्वियसली आप बात सुनेंगे, किसी को लॉजिकली कन्विंस करेंगे या कन्विंस होंगे। अगर हम कन्विंस होना ही नहीं चाहते और ये समझते हैं कि दूसरा ही कन्विंस हो हमसे, तो फिर तो इस लड़ाई का कोई हल नहीं है। और हो जाती है। बस वो लड़ाई तभी जब गालम गलोच, बदतमीजी, तू तड़ाक आ जाए, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर लॉजिकल बातें नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच फरहान अहमद साहब for coming here and best of luck with Pakistan Children Heart Foundation। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन दिल खोल कर इन्हें बताया, जहां आप डोनेट कर सकते हैं and you can make it work। These children deserve it। ब्रेक के बाद मिलेंगे। वेलकम बैक। भाई लोड शेडिंग बहुत है और एक और मसला भी है। मिसबा भाई के आने की मैं एक खुशी बता रही हूँ कि कभी कभार ना हम हालांकि बहुत से लोगों से मिल चुके होते हैं, बार बार मिल चुके होते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, लेकिन कुछ इतने हमारे बड़े स्टार्स हैं कि जिनसे मिलके बहुत ही खुशी होती है और ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू हो जाती है। अच्छा, एक बात बताओ, मिसबा भाई इज़ वन ऑफ देम। मिसबा भाई इज़ वन ऑफ देम सर्टनली, और ये इतना बड़ा नाम है, ये ही इज़ अ सुपरस्टार, ही इज़ अ लेजेंड, लेकिन ये इतने डाउन टू अर्थ हैं और इतना हम्बल आदमी है कि मतलब आप का दिल खुश हो जाता है इनसे, लिटरली। तो ये बस वी वांटेड टू से दैट बिकॉज बिग फैन मोमेंट हमारा जो है अचीव हुआ है इस वक्त। लेकिन आप वो पंजाब में जो पेट्रोल डीजल और लोड शेडिंग बहुत से मुल्क के इलाकों में, बहुत से मुल्क के हिस्सों में भाई ये बिजली का बहरान आपके काबू में नहीं आ रहा। अभी ये कहना काबिल वक्त होगा कि इनकी वजह से सर्टनली ये पैदा हुआ है, सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तो माशाल्लाह 3 हफ्ते ही हुए हैं। लेकिन कहा यही जा रहा है कि मे डे तक ये सिलसिला बेहतर होगा। मे डे इज 1st of May which is not too far away, so let's see क्या होता है। बिकॉज मेरी टीम भी, अभी हम लोग कान में भी सारी आवाज़ें आ रही हैं कि ऑलमोस्ट सारों के घर एट सम पॉइंट
बिजली उधर होर्डिंग शुरू हो गई है डीजल की, भाई डीजल मिल नहीं रहा, डीजल की किल्लत हो गई है क्योंकि आपको पता ही है ना कि वो यकम से बढ़ रही है कीमतें, 3 से बढ़ रही हैं, फलां से बढ़ रही हैं, ढमका से बढ़ रही हैं, उसकी वजह से जो मुनाफा खोर है वो आगे मैदान में और उन्होंने जखीरा करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो साथ साथ जिस तरह अब्दुल्ला आपको बता रहे हैं, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में डीजल की किल्लत है, एक बहरान की शक्ल इख्तियार कर गई है और मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। पंजाब के जनूबी अजला में पंप्स पर डीजल की फरोख्ती बंद कर दी गई है और डीजल कहीं दस्तयाब है भी तो महंगे दामों पर, और महंगे दाम भी छोड़ें ब्लैक में भी फ़रोख्त हो रहा है डीज़ल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में डीज़ल के मसले पर बैठक हुई और जिसमें फ़ैसला किया गया है कि इस मामले से हंगामी बुनियादों पर निपटना चाहिए। पेट्रोलियम एसोसिएशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की खबरों पर कंपनियां जो हैं वो तेल फराहम नहीं कर रही। हालांकि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बारहा वाज़े कर चुके हैं कि अभी फौरी पैसे बढ़ाने का कोई फैसला नहीं किया गया। एक दफ़ा सुन लें उन्होंने क्या कहा। मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूँ कि पहली से पहले कोई पेट्रोल नहीं बढ़ने वाला, इसलिए लोगों को कोई परेशानी की जरूरत नहीं है कि अभी जाके टैंक फुल करवा ले, पेट्रोल अभी तो मिलेगा। अच्छा। नंबर 2, पहली को अगर पेट्रोल बढ़ता है तो वो भी बहुत सारे इसके अंदर मराइल हैं, हमको देखनी है कि ओगरा की समरी क्या है, पेट्रोलियम के क्या व्यूज हैं, फाइनेंस के क्या व्यूज हैं। अब फिर ये सब चीजें लेकर हम जब वज़ीर आज़म की खिदमत में जाएंगे तो वो देखेंगे, लेकिन वो मुझे पता है कि मुझे कहेंगे कि मुझे बताओ गरीब लोगों के लिए तुमने क्या किया, तो मुझे वो प्लान भी बनाना है जो अभी तक नहीं बना है। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। मालिक जहां ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है पेट्रोलियम डीलर्स पंजाब। मालिक साहब, पंजाब भर में डीजल की शॉर्टेज की इत्तलात मिल रही हैं, आम आदमी ट्रांसपोर्टर खासतौर पर किसान, मतलब गंदम की कटाई रुकी हुई है, इतना बुरा हाल हो गया है, तो ये डीजल क्या पी गया कोई या जल गया, क्या हुआ, कहाँ गया है डीजल सारा? पिछले कुछ दिनों से डीज़ल की एकदम से शॉर्टेज शुरू हो गई है, ख़ुसूसन ये जनूबी पंजाब जो कि एक एग्रीकल्चरल बेस्ड सेक्टर है सूबे का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज शुरू हो गई है क्योंकि वहाँ पे गंदम की कटाई है, मकई है, ये सारी फसलें जो है क्रॉप, इसमें डीज़ल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जनरेटर्स में और ये जो ट्रैक्टर्स एंड ऑल दैट। असल इसकी जो वजह शॉर्टेज की है वो सर है कि डिफरेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट और हमारी रिटेल प्राइस पाकिस्तान की, ये प्राइसेस जो हैं इंक्रीज़ होनी चाहिए थी मार्च के महीने में, जो कि नहीं हुई, और उससे करते करते हुआ ये कि कौमी ख़जाने पे बोझ बहुत पड़ गया, जिसकी वजह से इस वक्त इतनी पैरिटी बढ़ गई है कि अभी रिसेंटली ओगरा ने 35 से 50 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का उन्होंने समरी भेजी है। हैविंग सेड दैट जी इस वक्त सब्सिडी जा रही है, ऑयल कंपनीज़ जो है वो महंगा फ्यूल ख़रीद के सस्ता दे रही थी आगे ओगरा के रेट पे पेट्रोलियम। जी मलिक जाज़ेब साहब, हम लोग ओगरा के रेट पे आगे जी हुकूमत की जानिब से तो बताया गया है कि डीज़ल की कीमत फौरी तौर पर नहीं बढ़ेगी, तो ये एश्योरेंस जो है उन्होंने दे दी है, तो अब तो आप लोगों की ड्यूटी है कि आप में से जो भी कोई भी है जिसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, करके बैठे हुए हैं, तो उनसे डीज़ल निकलवाना आपका काम है और आवाम तक पहुँचाएँ भी उसको, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये चीज़ हमारी क्लियर कट है कि हम किसी भी होल्डर ज़ख़ीरा अंदोज़ के साथ खड़े नहीं हैं। और हैविंग सेड दैट जी अभी कल ही की एक ख़बर है, आप ही के चैनल पे चल रही थी कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ हैं उनको मुरासला जारी कर दिया है जी कि हर पंप पे जाके वो छापे मारें और चेक करें स्टॉक्स वगैरह। सर पेट्रोल पंप तो जी 24 घंटे खुले होते हैं, हमारे साथ कोई 8 से 10 जो महकमे हैं वो कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रहते हैं और हमें मॉनिटर कर रहे होते हैं। हम तो सर बिल्कुल हम वेलकम करते हैं कि आएँ हमारे स्टॉक्स चेक करें, और अगर कोई पंप का मालिक होर्डिंग में ज़ख़ीरा अंदोज़ी में पाया गया तो बेशक उसके लिए जो भी सज़ा तजवीज़ की गई है वो आप उसको दे सकते हैं। लेकिन सर हैविंग सेड दैट मेरा आप ही के इस चैनल से के तवसल से एक सवाल है सेक्रेटरी पेट्रोलियम से और तमाम चीफ सेक्रेटरीज अक्रॉस द पाकिस्तान के जो भी प्रोविंसेस हैं कि जी अगर एक पंप के ऊपर आप जाते हैं और वहाँ पर पेट्रोल और डीजल मौजूद ही नहीं है, अगर वो पंप ड्राई पड़ा हुआ है, तो फिर उस पंप की जो पीछे ऑयल कंपनी है, जिस कंपनी का ब्रांड उस पंप के ऊपर लगा हुआ है, तो उस कंपनी के लिए आप तो क्या सज़ा तजवीज़ करते हैं? क्या उस कंपनी का भी आप जो लाइसेंस विड्रॉ करेंगे? मालिक जाज़ेब, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, बट ये मसला हल होना चाहिए। आपका किसी होल्डर के साथ ना खड़ा होना ज़रूरी तो है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके खिलाफ खड़ा होना भी आप लोगों का ज़रूरी है। और हुकूमत, इन लोगों का क्या ज़रूरी है, हुकूमत ज़रा उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले
जो होर्डिंग करके बैठे हुए हैं कोई भारी जुर्माने करें, कोई लाइसेंस वगैरह पे उनके नज़रसानी करें, मतलब मजाक चल रहा है। और ये होर्डिंग चले, अभी तो हम इधर पेट्रोलियम की चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये होर्डिंग का क्या चक्कर है? ये हमारे मुल्क में बहुत होता है, क्योंकि हम प्राइसेस इसी तरह ही ऊपर जाती है, चीनी हो, आटा हो, कुछ भी हो, क्योंकि हम इतने ईमानदार हैं कि हम रमज़ान में अपनी इबादत में कोई कोताही नहीं करेंगे, लेकिन ये हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके हराम खाने से इज्तनाब नहीं करेंगे हम, क्योंकि हैं इतने ईमानदार। अच्छा, अभी जरा हम लाइटर हो जाते हैं, हमारे थोड़े से ही रोजे रह गए और अब हमने गुस्सा नहीं करना। अब्दुल्ला, याद है ना, हमने बड़ा एक बड़ी अच्छी बात है, एक बड़ी अच्छी स्टोरी है हमारे पास। हाँ, ये बड़ी अच्छी स्टोरी है। अच्छा, आपको पता है ना, कहते हैं कि माँ और बेटी बेहतरीन सहेली होते हैं। आई कैन से दैट अबाउट माई मदर, और हम बहुत सी बहनें भी हैं, लेकिन अगर वो क्लास फेलोज भी बन जाएं तो मामला काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो जरा नाकाबिले यकीन सा लगता है ना, कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। तो जी ऐसा ही हो रहा है, और आपने डेफिनेटली वायरल हुई हुई पिक्चर्स तो सोशल मीडिया पे देखी होंगी। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी है, उसमें नादिया ज़ीशान और उनकी बेटी सुंदस ज़ीशान एक ही क्लास में ज़ेरे तालीम है। अंदाजा How wonderful is that? I don't know if that's how wonderful that is. यही तो हमने आज पता करने की वैसे जो बेटी है उस मतलब एक होता है ना कि हर वक्त अम्मी भी बैठी हुई है सर पे। हाँ, ऑफ कोर्स। अब ऑब्वियसली एक अम्मी है, और अम्मी से एक और अम्मी तो अम्मी है, डिस्टेंस है, लेकिन अम्मी आपकी क्लास फेलो के उस जोन में आ गई है, फ्रेंड जोन जो होता है। तो किस तरह इसको मैनेज किया जाता है? दोनों माँ बेटी जी आज हमारी गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट ऑन जियो पाकिस्तान, नादिया ज़ीशान हु इज़ द मदर and Sundar Zishan who is the daughter. Thank you so much both of you for being over. आप लोगों को अपनी पहले तो जल्दी से ये बता दें, नादिया आपसे पूछते हैं कि ये जो मशहूरी हो रही है सोशल मीडिया पे आप लोगों की तस्वीरें, और बड़ा ये फिनोमेना इंटरेस्टिंग दिलचस्प तरीके से लोग बात कर रहे हैं इस पर, तो आपको कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि लोग जो हैं इतना पॉजिटिव रिस्पांस दे सकते हैं, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मेरी बेटी ने बस शुगल में ये वीडियो अपना टिकटॉक पे लगा दी और वो वहाँ से वायरल होगी, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था। वो तो जब मुझे मैसेजेस आना शुरू हुए और लोगों की अप्रिसिएशन देखी तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं थोड़ा शाय भी बहुत फील कर रही थी कि ये तो मेरी बड़ी फ़न वीडियोज़ हैं जो अब हर कोई देख रहा है कि ये स्टूडेंट है। नादिया, यू आर अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी में तो लोग ऐसे कर लेते हैं, फन तो चलता ही है। डेफिनेटली सुंदस भी आपको बिल्कुल इंगेज ही रखती होंगी। सुंदस, हाउ डू यू फील, बिकॉज आपकी एज ग्रुप के तो सारे ऑब्वियसली कंटेम्प्रेरीज हैं, और साथ आपकी अम्मी भी आपकी क्लास फेलो हैं। सेम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है आपकी और आपकी अम्मी का, या फिर सेपरेट रहते हैं यूनिवर्सिटी में? सेम भी है, लेकिन हम सेपरेट रहते हैं, क्योंकि शुरू में मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बहुत ज़्यादा सुपरवाइज्ड होंगी, या मतलब मैं शायद खुल के अपना बन सकूं यूनिवर्सिटी में। तो लेकिन फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोगों ने एक दूसरे को स्पेस दिया, और यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने अपने ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं। सो म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं और अलग अलग दोस्त भी हैं। मुझे ये बताएं, अब हम आपकी वालदा से पूछेंगे। नादिया साहिबा, प्लीज़ आप ही बताइए, ये फ़ैसला कैसे लिया आपने? मतलब आपकी पढ़ाई बीच में रह गई थी, और उसके बाद आपको किसने इनकरेज किया, किसने मोटिवेट किया कि आप एक निजी यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें? टेल अस अबाउट दैट डिसीजन पर्टिकुलरली, कि कैसे आपने डिसाइड किया? जी, असल में मेरी बहुत यंग एज में शादी हो गई थी, फिर माशाल्लाह साथ साथ बच्चे, फिर मैं अब्रॉड चली गई, फिर वापस आई तो बच्चों की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, स्कूल की पिक एंड ड्रॉप, ट्यूशन देना, ये वो। तो फिर जब मेरे बच्चों ने ए लेवल्स कर लिया, बड़े दो माशाल्लाह, मेरी बेटी जो मेरे साथ हैं और जो मेरा बेटा है, इन्होंने जब ए लेवल्स के बाद यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये आगे पीछे देख रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इनकरेज किया कि आप क्यों नहीं आप भी जाओ और आप भी इनके साथ एडमिशन ले लो। तो फिर वहाँ से मुझे उनकी सपोर्ट मिली, और जो मेरी सबसे बिगेस्ट सपोर्ट है वो मेरे बच्चे और मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो हैं, जिन्होंने मुझे इस चीज़ में बहुत इनकरेज किया, बहुत गाइड किया और बहुत हेल्प किया बेसिकली। दैट इज़ वंडरफुल टू हेयर, क्योंकि ये चीज़ें, ये इनकरेजमेंट, ये मोटिवेशन जो है, ये बहुत लोगों को इस मोटिवेशन की ज़रूरत है। नादिया, अब सुंदस से तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि सुंदस की एस्पिरेशंस होंगी आगे, ऑब्वियसली उन्होंने अपने करियर बनाना होगा, जॉब करनी होगी, जो कि आप भी कर सकती हैं, लेकिन क्या ऐसे कोई शौक हैं आपके, या एजुकेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, विच बाय द वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम निगेट नहीं कर रहे, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आगे कुछ और आप परस्यू करना चाहती हैं?
जी बिल्कुल, मुझे है कि पहले तो ये मैं माइंडसेट चेंज करना चाहती हूँ कि एजुकेशन के लिए कोई स्पेसिफिक उम्र नहीं होती। लर्निंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, आप ज़िंदगी भर सीख सकते हैं। तो जैसे मैं अपने बच्चों से अब बहुत कुछ सीखा है, तो मैं जब डिफरेंट सोशल वर्क्स देखती हूँ और उसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है कि मैं कुछ ऐसा करूँ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कि जैसे मुझे इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है थ्रू माय कैंपस, और इवन फैकल्टी, इवन स्टूडेंट्स, माय क्लास फेलोज, दे ऑल आर सो सपोर्टिंग। तो वो फिर मुझे दिल करता है कि मैं कुछ ऐसा ही करूँ जहाँ पे मैं ऐसी लड़कियों को या ऐसी ख़वातीन जिनको लाइफ में आगे बढ़ने का शौक हो, उनको एम्पावर कर सकूं, जिनको आप इंस्पायर भी कर रही हैं। सर्टनली इस वक्त यहाँ पे मौजूद होके भी कितनी ही ऐसी लड़कियाँ हैं जिनकी शादियाँ जल्दी हो जाती हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर पढ़ाई का सिलसिला रुक जाता है, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। सुंदस, मुझे ये बताइएगा कि ग्रेड्स किसके ज़्यादा अच्छे आते हैं? मामा के अच्छे आते हैं, और अक्सर टीचर्स मेरी शिकायत भी लगा रहे होते हैं मामा को कि आपकी मामा तो बहुत पढ़ाकू हाँ। है। और आप क्लास, क्योंकि तो आप दोनों एक दूसरे की अभी भी टीनेज वाली कंपटीशन भी होता है ना, तो वो कंपटीशन भी भाई हमारा तो था यूनिवर्सिटी में अपने क्लास फेलोज के साथ, जो जरा टॉप टियर होता है ना, उसमें कभी ये इतना CGPA या इतना GPA तो आना ही है। तो आप लोगों का भी है थोड़ा बहुत? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम मिल के पढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ नोट शेयर करते हैं, एक दूसरे को कोच करते हैं, गाइड करते हैं। कंपटीशन वाला बिल्कुल भी एलिमेंट नहीं है। अच्छा सुंदर, जब ये बात करने का मौका मिला है तो मैं तो बल्कि ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, ये जो कंपटीशन की जी प्लीज करें। सॉरी, ये जो कंपटीशन की आपने बात की ना, इसमें नहीं जाना चाहिए। बच्चों को बहुत इनकरेज करना चाहिए। मैं अब इस एज में वापस आके जब पढ़ाई में मतलब हुई हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि बच्चे बहुत स्ट्रेस से गुजरते हैं, उन पर बहुत स्ट्रेस होता है एजुकेशन का, बहुत काफ़ी मतलब। और आपने वो तो सारा स्कूल लाइफ देखी है ना बच्चों की, आप भुगता है आपने सारा खुद से। इतने ग्रेड्स हैं, फलां के इतने ग्रेड्स हैं जी, बच्चे इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं अलबत्ता। अच्छा, लेकिन ये आपने बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कर दी है नादिया, कि हर पेरेंट सेट ऑफ पेरेंट्स में ना मैं इनकरेज करूँगी एक पढ़ाई स्टार्ट कर दे, ताकि उनको एहसास हो कि आजकल बच्चों पे बहुत प्रेशर है पढ़ाई का। इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव थिंग, एक एक मार्क्स पे होता है। सुंदस, आपने कभी गलती से अपनी वालदा को अम्मी कह दिया है क्लास में, या फिर गुस्से में अम्मी कह दिया हो? क्योंकि अम्मियों के साथ तो बड़ी फ्रैंकनेस होती है। दूसरा, ये हम जब वीडियो देख रहे थे ये वायरल होते हुए, तो खिड़की से भी जंपें मारी जा रही थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो बहुत कुछ होता है। तो अम्मी जंप मार रही थी कि आप जंप मार रही थी? जी जी, मामा जंप मारी थी, और मैं यूनिवर्सिटी में उनको मामा ही बोलती हूँ, क्योंकि मेरी तो अम्मी ही है। बल्कि ऑकवर्ड लगता है कि जब यूनिवर्सिटी में मेरी एज की ही लड़कियां इनको नादिया से रेफर कर रही होती हैं, तो वो मेरे लिए कभी कभी थोड़ा अनसेटलिंग। अच्छा, मुझे सही से सुंदर से आपके जो दीगर क्लास फेलोज हैं वो अम्मी को आंटी कहते हैं या फिर नादिया कहते हैं? क्योंकि उनकी तो क्लास फेलो हैं, लेकिन एट द सेम टाइम नाम भी ले लेती है ना, वही कह रही है। तो आंटी भी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, बाजी कहते हैं या नाम लेते हैं? शुरू में तो नाम लेते थे, लेकिन फिर मुझे बहुत अजीब लगता था, तो फिर आउट ऑफ रिस्पेक्ट सब ने फिर नादिया बाजी बोलने शुरू कर दिया इनको। वंडरफुल वंडरफुल, ज़बरदस्त, बहुत ही खुशी हुई है आप दोनों से मिलके, और आपकी रिलेशनशिप इज़ एज ब्यूटीफुल एज वी कुड टेल बाय द वीडियोस जो वायरल हुई हैं। वो बड़ा ही शौक था कि ज़रा मज़ीद आपसे बातें हों और भी पता चले बाकी जो हमारे देखने वाले हैं और उनको। भाई यहाँ स्पेशल हम आपके हस्बैंड का और आपकी मदर इन लॉ और आपकी तमाम फैमिली का तस्करा ज़रूर करना चाहेंगे, जिनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आपके इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। सो हैट्स ऑफ टू देम। थैंक यू नादिया एंड सुंदस फॉर बीइंग विद अस। बेशक, थैंक यू फॉर हैविंग अस। गुड लक गाइस। अभी हम एक ब्रेक लेंगे। ये वो इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, रेयर होती हैं, वैसे इतनी हमारे सामने नहीं आती, लेकिन दिस इज सो इंस्पिरेशनल। ऑल द अम्मीज एंड अब्बूज आल्सो एंड खालाज एंड हुएवर, अगर आपकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई और आपके दिल में वो ख्वाहिश रह गई है कि पढ़ाई बड़ी ज़रूरी थी, डू इट राइट नाउ। कोई रोकेगा नहीं, सारे खुश होंगे, इनकरेज करेंगे। मैं सोच रहा हूं अपनी अम्मी को एडमिशन दिला दूं, है ना। मैं अपनी माँ को ना, मैं सोचूंगी एमफिल PhD करने, मास्टर्स तक तो पहुंच ही गई थी। अच्छा जी, ब्रेक।
वेलकम। अच्छा जी, वेलकम बैक। और अभी हमने आपको बताना है कराची में गुज़श्ता रोज़ कराची यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ असातिज़ा टीचर्स की वैन पर जो ख़ुदकुश हमला हुआ था उसका मुकदमा बिलाखिर दर्ज कर लिया गया है। एक खातून आपको पता ही है इस तमाम वाक़े में, इस हमले में मुलव्विस थी, ख़ुदकुश बमबार। क्या दर्ज किया गया है मुकदमे में एग्जैक्टली? जिस तंजीम ने ज़िम्मेदारी कबूल की थी क्या उसी को नामज़द किया गया है? क्या डिटेल्स हैं? तलहा हाशमी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। तलहा, बताइएगा क्या दफ़ात हैं और किसको नामज़द किया गया है? देखिए, इसमें जो दफ़ात हैं वो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं, एक्सप्लोजिव एक्ट है, इसके अलावा कत्ल समेत दीगर दफ़ात हैं जो कि इसमें शामिल की गई हैं। इसमें इसमें दीगर दफ़ात भी शामिल की गई हैं। इसमें बताया यही गया है कि दोपहर 2:08 पे 15 के जरिए पुलिस को इत्तला मिली थी कि वहाँ पे धमाका हुआ। जब पुलिस पहुंची तो वहाँ पे कुछ सोख्ता लाशें थी और 2 इंसानी टांगें पड़ी हुई थी आज़ा, जो कि बाद में ये क्लियर हुआ कि वो उसी से फीमेल सुसाइडर के थे जो कि जिससे ये किया था। इसके साथ साथ क्योंकि उसने उसकी टांगों के में जो है वो लेडी शू भी उसी वहीं पे था। इसके साथ साथ ये FIR का मतन जो है ये तैयार किया गया पुलिस की जानिब से और ये पुलिस की मदयत में दर्ज किया गया, लेकिन मुकदमा सिटीन में दर्ज हुआ और इसमें जो कलदम BLA है उसके कमांडर और कलदम जो मजीद ब्रिगेड है उसके कमांडर और उनके तर्जमान समेत दीगर को इसमें नामजद किया गया और बताया गया है कि इनकी हिमायत पर ये खुदकुश हमला किया गया है। इसमें जो खातून खुदकुश हमलावर शरीफ बलोच इसका भी बताया गया है और अब मुकदमा दर्ज किया गया। मौके से DNA की तकरीबन 17 सैंपल इकट्ठे किए गए हैं, इसमें दीगर शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। खुदकुश धमाका बताया गया BDS की जानिब से और 3 से 4 किलोग्राम धमाका के मवाद उसमें इस्तेमाल किया गया, ये भी मुकदमे का हिस्सा है। तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CTD इसकी तफ्तीश करेगी और कराची पुलिस से इसके लिए एक अलग से टीम बनाई है DIG CIA के सबराई में, वो भी इस पर तफ्तीश करें और कुछ अहम शवाहिद मिले हैं और उस पर काम जारी है अभी। बहुत शुक्रिया आपका तलाश में हमें अपडेट कर रहे थे। अच्छा, एक और ख़बर जो कि बहुत ही आजकल एक्साइटमेंट है उसके हवाले से ज़रा उस पर बात करनी ज़रूरी है। दुनिया के अमीर तरीन आदमी इलॉन मस्क उनका नाम है, जो हमेशा खबरों में रहते हैं। आज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को ख़रीदने की वजह से उनके चर्चे आम हैं। और ये कितने में ख़रीदा है जी उन्होंने? 44 अरब डॉलर। इसका कोई रुपये का हिसाब किताब है आपके जहन में? 44 अरब डॉलर है ना, तो क्यों करना है? आप लेने जा रहे हैं क्या? जेब में नहीं आपके फिट? मैं हिसाब किताब लगाना चाह रहा था जरा। इतना पेपर नहीं होगा कि उसको छापा जा सके। तो 44 अरब डॉलर की जी ये रिकॉर्ड डील पर ऑब्वियसली खूब बातें हो रही हैं, लेकिन ट्विटर टेक ओवर करने के बाद इलॉन मस्क ने जो बयान दिया है उसमें बड़ी दिलचस्पी ली जा रही है। और एक तो उन्होंने ट्विटर पर आज़ादी इजहार जो है वो यकीनी बनाने का ऐलान किया है। दूसरा, ट्विटर बॉट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का इशारा भी दे दिया है, यानी फेक अकाउंट्स की अब ट्विटर पर जगह नहीं होगी। तो उसके बाद क्या पाकिस्तान में हलचल तो नहीं मच गई? मेरा नहीं ख्याल ट्विटर काम करेगा। सोशल मीडिया जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं एज एन सोशल मीडिया दफातर जो है उनका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ पे क्या हो, मेरा ख्याल सफ़े मातम हलचल नहीं, सफ़े मातम थोड़ी मच गई। आगे भी तो सुने कि ट्विटर के जो नए मालिक की पॉलिसी सामने आने के बाद यकीनी है कि जल्द ट्विटर पर बड़ी जो है वो कुछ चेंजेस होंगे और ख़ासतौर पे यूज़र्स जो है ना वो बड़े इंतज़ार में बैठे हैं। कुछ ने तो सजेशंस देना शुरू कर दिए कि डिसलाइक बटन भी होना चाहिए, लाइक के साथ साथ बिल्कुल होना चाहिए, डिसलाइक होना चाहिए। वैसे मैं बताऊँ उससे बहुत ज़्यादा अजीब मुझे लगता है वो जो जंग ऑलरेडी चल रही है ना उसमें शिद्दत आ जाएगी। अच्छा जी, हिजा कामरान डिजिटल राइट स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब कामरान साहब। बताइएगा, अब इलॉन मस्क साहब खरीद चुके हैं, इस सिलसिले में बड़ी खबरें छप रही हैं, चल रही हैं, स्पैम्स और बॉट्स वगैरह की भी उन्होंने बात की है, फ्री स्पीच के तहफ़्फ़ुज़ की भी बात की, लेकिन साथ ही साथ कवानीन का भी तज़किरा कर दिया कि कवानीन के दायरे में रहते हुए फ्री स्पीच की इजाज़त होगी। तो क्या कुछ तब्दीलियाँ आने वाली हैं आने वाले दिनों में ट्विटर की दुनिया में? सबसे पहले तो एक बात समझने की है कि जब एक बिलियनर जिनका फ्री स्पीच से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका सोशल मीडिया की रेल से कोई ताल्लुक नहीं है, इससे ज़्यादा कि उनका एक अकाउंट है जहाँ पे वो बहुत वोकल हैं, जब इस तरह के शख्स एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म एक्वायर कर लेते हैं तो बहुत ज़रूरी है समझना कि चेंजेस बहुत ड्रास्टिक हो सकते हैं और ऐसे हो सकता है जो कि बहुत लोगों को, मोस्ट लोगों को जो स्पेशली इजहार राय के हवाले से काम करते हैं उनको ना पसंद आए और फिर उसका जो इम्पैक्ट होगा वो ना सिर्फ इन लोगों पर बट उन ऐसे लोगों पर भी होगा जिन्होंने पहले इजहार राय को इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं समझा होगा, बिकॉज
वो काम ऐसा नहीं कर रहे या ऐसी बात कोई ऑनलाइन नहीं कर रहे जिससे उनको कोई मसला होता हो। सो अब ऐसा हो सकता है कि ऐसे भी कोई स्टेप्स लिए जा सकते हैं ट्विटर के एंड से कि जहाँ पर आपके जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ऑनलाइन उस पर कटकन लग जाए। ये जो स्पैम बॉट्स की बात है, यहाँ पर बहुत सारे लोग, अगर आप कॉन्वर्सेशन देखें कि ग्लोबली जो हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि स्पैम बॉट्स को या बॉट आर्मीज को आप कर्टेल तो कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी बॉट आर्मीज बहुत सारे बॉट्स हैं जो कि एसेंशियली हेट स्पीच नहीं फैला रहे या स्पैम नहीं करते। तो ये डिस्टिंग्विश किस तरह से किया जाएगा कि कौन सा स्पैम बॉट है और कौन सा जो है ऐसा बॉट है जिसको ट्विटर पे होना चाहिए। अच्छा हिजा, हमने देखा है दुनिया में और पाकिस्तान में तो बिल्कुल हमने रिसेंटली देखा है कि ट्विटर कुछ ख़ास मकासद और ख़ास तौर पर सियासी एजेंडा फैलाने के लिए बड़ा इस्तेमाल होता है, तो ये सब करने वालों पर कोई फ़र्क पड़ेगा? पॉलिटिकल स्पीच की बात करें तो पॉलिटिकल स्पीच में पर्टिकुलरली हम ये देख सकते हैं कि या तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान में बिल्कुल ही हमारे जो मसाइल है वो नज़रअंदाज हो जाएं क्योंकि पाकिस्तान जो है कंट्री ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टेंटली रीच आउट करती है ट्विटर को और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि बिजनेस इंटरेस्ट के हवाले से या किसी और इंटरेस्ट के हवाले से पार्टनरशिप कोई हो जाए ओवर द नेक्स्ट ईयर। तो अगर ये इस तरह का होता है तो फिर हम देख सकते हैं कि शायद कोई इम्पैक्ट पड़े, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि अगर लॉज इम्प्लीमेंट होंगे तो सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल होगी। हमारे कवानीन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के वो ऐसे खास अच्छे नहीं हैं। अच्छा हिजा साहिबा, लास्ट में ये बताइएगा कि अब ये जो सारा सूरत हाल चल रही है, बात भी हो रही है, ये बात भी डिस्कस हो रही है कि जो पैमाने हैं वो क्या होंगे फ्री स्पीच वगैरह के, और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस चंद सालों में उस जगह पहुंच गई हैं कि इस वक्त $50 अरब के करीब वैल्यू रखती हैं। नए स्टार्टअप्स के लिए क्या इसे हौसला अफजा कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है नए स्टार्टअप्स के लिए। आई थिंक हमारे अगर पाकिस्तान के स्टार्टअप्स की बात करें तो वो ऑलरेडी हमारे यहाँ जो है 2021 पर्टिकुलरली बहुत इंटरेस्टिंग था स्टार्टअप्स के लिए। बहुत सारे नए स्टार्टअप्स ने फंडिंग रेज की थी, लेकिन एक बात ये भी यहाँ समझने की है कि ट्विटर और फेसबुक और इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक अर्ली एक्सेस मिल गया था मार्केट का, कि उन्होंने जो है अपनी एक जगह बना ली है। उन्होंने जो है उनको इनिशियली जो फंडिंग मिली और इनिशियली जो उनको इन मिला इंडस्ट्री में वो बहुत वाज़ेह था कि उनके फेवर में था। नाउ अब यहाँ पर जब ये कंपनीज बहुत बड़ी हो जाती हैं तो उनका मकसद या उनका जो मॉडल होता है या उनकी प्रायोरिटी होती है कि और किसी नए शख्स को अंदर ना आने दिया जाए इंडस्ट्री में, तो ताकि इनकी मोनोपोली जो है वो एग्जिस्ट करती रहे। नए लोगों को आगे बढ़ने देगा या स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई तो ज़रूर होगी, लेकिन उनको वो एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी तो वो देखना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हिजा कामरान, डिजिटल राइट्स स्पेशलिस्ट हमसे बात कर रही थी और साथ ही बता रही थी कि क्या फ़र्क पड़ सकता है क्या नहीं। लेकिन हम 44 अरब डॉलर नहीं सॉरी 44 अरब डॉलर पे ही फंस गए हैं। अच्छा, और आपको पता है कि मज़ीद क्या है, टिकटॉक जो है ना, मुझे लगता है कि वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। टिकटॉक इज़ एक्चुअली लीडिंग फ्रॉम फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और लेट्स सी क्या होता है। खैर, 44 अरब डॉलर की जब बात की जा रही थी तो मैंने वैसे ही एक विकीपीडिया के हवाले से इंडिपेंडेंट उर्दू ने एक रिसर्च भी शाया की है, और वो रिसर्च ये है कि 44 अरब डॉलर हम सोच रहे थे ना कितने होते हैं, तो उस रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका का सालाना बजट 12 अरब डॉलर है और ट्विटर 44 अरब डॉलर में बिका है। इसी तरह आज़रबाईजान का 10 अरब, उज़्बेकिस्तान का 20 अरब। हमें समझ आ गया, थैंक यू, ब्रेक ले लेते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, इट्स ओके टू मच। अच्छा, एक सवाल मुझे बहुत हंसी पूछा है फवाद चौधरी साहब ने सवाल पूछा है फवाद चौधरी साहब ने, जो उस दिन बनी गाला में इमरान खान साहब से भी पूछने की जिसारत की, जुर्रत की, लेकिन आपको पता है वो बस वो नहीं पूछ पाते लोग उनके सामने। वही लोग सवाल पूछ पाते हैं जिनसे वो चाहते हैं कि वो सवाल पूछें, और फिर खान साहब माइंड भी कर जाते हैं। ओए सब ऐसा सो क्योंकि वो नहीं चाहते ना कि लोग की अटेंशन कहीं उनकी मुहिम से हटे। तो हम दिखा रहे हैं, हम बिल्कुल दिखा रहे हैं। अच्छा, ये तो फवाद चौधरी से एक सवाल किया गया, सुने।
पिछली बार हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे एक सवाल किया गया जो जिस बार बदमज़गी भी हुई। मेरा ये पॉइंट ये है कि क्या उस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? फराह गोगी के हवाले से जो सवाल हुआ, कल मरीम ने भी जिक्र किया और बाकायदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र कि वहाँ पे बाकायदा सवाल किया गया और खान साहब भाग गए। तो आपको नहीं लगता इस पर जवाब फराह गोगी के हवाले से जो सवाल हुआ, क्या सवाल पूछा गया था, ये कौन है? हमें क्या पता। अगर जिनका देखिए बड़ी सिंपल बात है, अगर उनके जो मरियम नवाज़ हुकूमत में है उनके खिलाफ एविडेंस है, वो केस करें। केस क्यों नहीं कर रही? इस पे कहने का दिल चाह रहा है, अगर इतनी सिंपल बात है तो कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? इस पे दिल चाह रहा है मेरा कहने का छो फराह गोगी कौन है हमें क्या पता। हम रोटी को चोची, पानी को मम और सलमा बाजी को छमो बाजी कहते हैं। मतलब फवाद चौधरी साहब, इट डजंट इवन सूट यू। मतलब आप नहीं, इट डज सूट हिम एक्चुअली, लेकिन इस किस्म की करना कि आपको तो सभी पता होता है ना, आपको तो फवाद चौधरी दैट यू यूज्ड टू नो। अच्छा जी, बाय द वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने के साथ इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो सिग्नेचर मफलर पहने हुए जिसमें वो किसी को भी अपनी पार्टी में शमूलियत के बाद वो तस्वीर उतारते थे, वो आपको इनकी जगह जगह सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। सेनेट की सीट पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कवरिंग कैंडिडेट थी और अलकादर यूनिवर्सिटी में जुल्फी बुखारी का नाम हटा के इनको ट्रस्टी में शुमार किया गया था। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि ये कौन है। कल मिलेंगे। आप कौन?